Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले एमडी कैट 2025 का पेपर। और ये जो पेपर है ये आईबीए ने कंडक्ट किया था, यानी कि सिंध एमडी कैट 2025 का पेपर हम कंडक्ट करने वाले हैं क्योंकि सिंध के अंदर 2025 का जो एमडी कैट है वो कंडक्ट किया था आईबीए ने। तो वो पेपर हम सॉल्व करेंगे और बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चंस को डिटेल्ड मैनर के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मौजूद है, विच प्रोसेस यूज मैसेंजर आरएनए टू मेक प्रोटीन एट राइबोसोम। अब नॉर्मली होता क्या है, प्रोटीन बनता कैसे? हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये कॉमन पाथवे। अब एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन होती है ये राइबोसोम के ऊपर होती है। तो यहाँ पे बड़े कैटेगोरिकल मैनर के अंदर ये मेंशन है कि भाई मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जा रहा है राइबोसोम के ऊपर। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर इज ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीजेस होते हैं जो फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहे होते हैं। और इसमें बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं, एचआईवी आ जाता है, एड्स, एचआईवी की वजह से जो एड्स हो रहा है वो आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिफिलिस आ जाएगा, गुनोरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एसटीडी है। लंग कैंसर तो एक कैंसर है, कैंसर कभी भी एसटीडी नॉर्मली होता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ट्यूबरक्लोसिस भी एसटीडी नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर तो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स के ऊपर हमला कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर वुड बी ऑप्शन ए सिफिलिस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है गोल्जी एपरेटस इज स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक। अब होता यह है कि जब आप गोल्जी को देखते हो तो गोल्जी इस तरीके से इन फोल्डिंग्स वाली एक मेम्ब्रेन से मिलके बना है एंड दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने। इनको आप क्या कहते हो? सिस्टर्ने का नाम देते हो। यही फोल्डिंग्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी नजर आती हैं, जबकि आपके पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पे जो फोल्डिंग्स होती हैं दे आर कॉल्ड द क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया सिस्टर्ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ चेंज इज अ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कौन सा चेंज है? तो नर्व इम्पल्स के अंदर सोडियम, पोटासियम आइंस इन्वॉल्व होते हैं, तो केमिकल तो है। उसके अलावा हमें पता है कि नॉर्मली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इनसाइड वाला पोर्शन होता है दैट इज नॉर्मली नेगेटिव और बाहर वाला पॉजिटिव होता है। लेकिन जब नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और फिर सारा प्रोसेस चलता है तो फिर ये चार्जेस जो है वो ओपोजिट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल चेंज भी आता है। सो इट्स अ इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल, तो कहा जाता है इट्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो यहाँ पे आप देख लो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नहीं भाई, केमिकल और मैकेनिकल नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। यस, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक वेसल। इनमें से कौन सा जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मली पता है कि भाई ये मेरे पास जो है वो टिश्यू में सेल्स मौजूद है और इसके अराउंड जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर आता है वैसे ही इसका नाम बदल जाता है और अब इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहते, अब इसको लिम्फ कहते हैं। तो कौन सा फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा होता है दैट इज लिम्फ। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। एक हेल्दी ह्यूमन के यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? ठीक है, तो हमें पता है नॉर्मली अमोनिया जो है ना वो आपके फिशेस के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। यूरिक एसिड आपको बर्ड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। ह्यूमन के यूरिन में ज्यादा अमाउंट में आपको यूरिया देखने को मिलता है।
तो नॉर्मली ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। ठीक, यूरियोटेलिक का मतलब ये कि नॉर्मली आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यूरिया देखने को मिलेगा। जो अमोनिया बनता है बॉडी उसको भी कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिप्पोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व्ड इन। हिप्पोकैम्पस की जब बात की जाती है तो हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसका काम किसके अंदर है, इसका काम मेमोरी फॉर्मेशन के अंदर है। विजन और हियरिंग रिफ्लेक्सेस के अंदर नॉर्मली हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व नहीं होता। वॉलंटरी मसल मूवमेंट के अंदर समवॉट कहा ही जाता है कि सेरिबेलम इन्वॉल्व है, नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम इन्वॉल्व है। तो ये भी नहीं हो सकता। मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के अल्फाज नहीं लिखे, बट समवॉट मेमोरी रिलेटेड तो है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब नॉर्मली हमें पता है कि वो एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है, दे आर कॉल्ड द हॉलो एंजाइम। उनको आप क्या कहते हो, हॉलो एंजाइम का नाम देते हो। अब हॉलो एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट को आप कहते हो एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कहते हो कोफैक्टर। कोफैक्टर भी दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसे सिंपल आप एक्टिवेटर कह देते हो। जबकि ऑर्गेनिक दो तरह का होता है, एक वो होता है जो कि लूजली बाइंड होता है और डिटैच हो सकता है, जबकि दूसरा वो होता है जो कि परमानेंटली बाइंड होता है। तो जहां भी परमानेंट बाइंड का अल्फाज आएंगे, इसका मतलब ये कि कोवेलेंटली बाइंड वाली चीज यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो परमानेंटली बाइंड है, कोवेलेंटली बाइंड है, तो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाता है। जबकि को एंजाइम जो है वो डिटैचेबल होता है, वो कोवेलेंटली बाइंड नहीं करता। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन इज। अब नॉर्मली ये मेरे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, जिसे आप एक्सॉन मेम्ब्रेन भी कह दो। नॉर्मली जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मौजूद होता है और नॉर्मली कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ होता, तो मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली साइड होती है वो नेगेटिव होती है, और मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। बाहर वाली साइड क्या है, पॉजिटिव है। अब समझने वाली बात यह है कि अंदर पोटासियम ज़्यादा होता है और बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। अब ये जो बाहर वाली साइड है यही पूछ रहा है कि आउटर सरफेस क्या है, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली चीज़ तो चली गई, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव में। अब फैसला ये करना है कि सोडियम आयन की वजह से या पोटासियम आयन की वजह से। अंदर पोटासियम आयन ज़्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है। कहाँ ज्यादा मौजूद है सोडियम आयन, बाहर ज्यादा मौजूद है सोडियम आयन। सोडियम आयन की वजह से ही क्या मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच क्लास ऑफ एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। अब अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर चाहिए होता है। अब ह्यूमंस के पास तो इतनी क्वांटिटी में वाटर मौजूद नहीं है, इसी तरीके से बर्ड्स के पास भी नहीं है। तो नॉर्मली वाटर किसके पास मौजूद है, एक्वाटिक एनिमल्स में। और एक्वाटिक एनिमल्स में हमारे पास फिशेस के पास क्या है, पानी मौजूद है। तो अमोनिया वो एक्सक्रीट करते हैं, और अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले को आप अमोनोटेलिक कह रहे हो। तो दे आर अमोनोटेलिक। यही तो आपसे पूछ रहा था। तो अमोनोटेलिक वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ट्रैवलिंग इन अ टिपिकल न्यूरॉन। एक टिपिकल न्यूरॉन के अंदर क्या डायरेक्शन होती है इम्पल्स की ट्रांसमिट होने की, मूव करने की। तो होता ये कि भाई जितना भी सिग्नल है वो कलेक्ट करता है कौन, डेंड्राइट कलेक्ट करता है। डेंड्राइट से ये सिग्नल आगे जाता है किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर। और सेल बॉडी से फिर ये सिग्नल जो है वो आगे जा रहा होता है एक्सॉन के थ्रू, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर आगे जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी, ये तो रास्ता नहीं बन रहा। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, यस दिस इज द राइट आंसर। आगे हमें देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड की बात कर रहा है, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, फंगस की सेल वॉल के अंदर मिल रहा है, और एक्सोस्केलेटन में मिल रहा है आर्थ्रोपोड के। वो क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड जो फंजाई की सेल वॉल में मिल रहा है, दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फंजाई की सेल वॉल में आपको मिलता है काइटिन। यहाँ भी आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ भी आंसर काइटिन में।
सेलुलोज नॉर्मली आपको जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल में देखने को मिलता है, फंजाई की सेल वॉल में नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द लिविंग थिंग्स, सबसे ज्यादा मिलने वाला लिपिड कौन सा है? देखो सबसे ज्यादा जो मिलने वाला लिपिड है वो है असाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि बॉडी नॉर्मली जो है वो असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में ही फैट को स्टोर कर रही होती है, लिपिड को स्टोर कर रही होती है। असाइल ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा मिलता है, स्टीरॉइड नहीं होगा, वैक्सेस नहीं होंगे, टर्पीन्स नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है नेम द बॉन्ड दैट जॉइन अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मान के चलो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, इन दोनों अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेप्टाइड बॉन्ड। इसे आप क्या कहते हो? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो। और क्लासिकली अगर मैं इसे लिखूं तो ये सी एन बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान का बॉन्ड होता है, तो दिस इज पेप्टाइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं? समझने वाली बात यह है कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं या तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। और नॉर्मली जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है इनमें से कौन सा ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है। अब ये ट्रिक है पिक करने की कि कौन सा ग्लोब्यूलर हो सकता है और कौन सा ग्लोब्यूलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने बताया ग्लोब्यूलर प्रोटीन नॉर्मली टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं और फंक्शनल होते हैं। एंजाइम समवॉट फंक्शन करता है, ठीक है, हार्मोन भी समवॉट फंक्शन करता है, चैनल प्रोटीन का काम भी फंक्शन परफॉर्म करना है। कोलेजन जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो इस ट्रिक के हिसाब से कोलेजन वुड बी द राइट आंसर, और ऐसे ही है कोलेजन इज द बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सेल लिवर के अंदर मिलता है, किस लिए? फेगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली लिवर के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं और ये मैक्रोफेजेस अल्टीमेटली जो भी लिवर के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो कि लिवर के अंदर मिलता है इनको आप कफर सेल कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, कफर सेल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि डार्विन के अकॉर्डिंग द मेन फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन। डार्विन का कहना ये था कि भाई इवोल्यूशन के पीछे जो मेन फोर्स है, मेन कहानी है, वो क्या है? तो डार्विन ये कहता था कि भाई मेन फोर्स इवोल्यूशन के पीछे वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करती है और जिसको नेचर सेलेक्ट करती है फिर जाहिर सी बात है उसी के अंदर इवोल्यूशन आ रही होती है। आंसर वुड बी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फर्टिलाइजेशन के अलावा मेन फंक्शन फैलोपियन ट्यूब का क्या हो सकता है? भाई फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से मौजूद है, ये यूट्रस है। फैलोपियन ट्यूब एक तो फर्टिलाइजेशन करवाएगी, दूसरा फैलोपियन ट्यूब इस एग को कहाँ भेजेगी? इस एग को आगे जो है वो यूट्रस तक भेजेगी। तो ये दो मेजर फंक्शन हो सकते हैं। नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, ये यूट्रस का काम है तो ये नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टुवर्ड यूट्रस, दिस वुड बी द राइट आंसर। सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन, नहीं ये तो ओवरी का काम है, तो ये भी नहीं होगा। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, ये अगेन यूट्रस के फंक्शन में आ जाता है तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कौन सी ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट स्टिक टू द पोलर सर्फेसेस लाइक वुड। अब अगर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल यानी कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका आंसर कोहेशन बनेगा। लेकिन वाटर और पोलर सरफेस के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसको आप एडेशन कहते हो। तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन बी बनता है, दैट इज एडेशन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहा जा रहा है? वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय एडीएच। एडीएच क्या कहता है? एडीएच जो है वो बेसिकली तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तो एडीएच वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन इट्स सिक्रीशन। इसकी सिक्रीशन में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है? ठीक है, तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एडीएच, जिसे आप वेजोप्रेसिन भी कह सकते हो, और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड वुड बी द राइट आंसर। पोस्टीरियर एंटीरियर की बात नहीं की जा रही, सिंपल पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जा रही है। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो बनते हैं किडनी के अंदर, किस किस फूड की वजह से या किस खाने की वजह से नॉर्मली इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो खाने या वो फूड जिसके अंदर ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसकी वजह से नॉर्मली स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कौन से ऐसे फूड हैं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर बनता है दैट इज़ द लीफी वेजिटेबल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनच आता है। ठीक, तो जो पालक होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सलेटाइन होता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बढ़ जाते हैं। फ्रूट कंटेनिंग विटामिन सी नहीं, हाई फाइबर नो, होल ग्रेन से भी नहीं होता, तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है उनके लिए जो इंसुलिन है वो बनाई जाती है, और ये इंसुलिन किस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई को इस्तेमाल करके इंसुलिन को बनाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल में बैक्टीरिया वगैरह का नहीं पूछा, यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट का पूछा, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए होती है, दैट इज नथिंग बट इंसुलिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी की सिंथेसिस को बढ़ाता है, तो एनीमिया के पेशेंट के अंदर आप एरिथ्रोपोइटिन दे सकते हो। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली आप डार्फिज्म वाली कंडीशन के अंदर रिकमेंड कर सकते हो, बट द आंसर इज ऑप्शन ए इंसुलिन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच चेंज occur in the endometrium during the proliferative phase of the menstrual cycle। menstrual cycle में जो proliferative phase होता है उसके अंदर क्या होता है। अब ये proliferative phase कब आता है, जैसे ही menstruation end होती है, menstrual bleeding end होती है, menstrual bleeding end होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, proliferative phase शुरू हो जाएगा। proliferative phase में नाम ही बता रहा है proliferation होगी, ग्रोथ होगी। अब menstrual bleeding में जो कुछ लॉस हुआ था एंडोमेट्रियम का वो रीजनरेट करेगा और वो थिक होगा, तो यहाँ पे थिकनिंग होगी और रीजनरेशन होगी। शेड कहाँ पे होता है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में होता है। ठीक है, और सिक्रीटरी कब बन जाता है, ये सिक्रीटरी फेज में होता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए इन कोविड-19 वैक्सीन लाइक पीफाइजर एंड मॉडर्ना। मॉडर्ना और पीफाइजर के अंदर हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बेसिकली देख रहे होते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन करती क्या है, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाती है कोविड, जो कोरोना का वायरस है उस पे मौजूद होते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये स्पाइक प्रोटीन बनाती है, जिस स्पाइक प्रोटीन की वजह से अल्टीमेटली बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिविंग सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सेल की बात करें तो कार्टिलेज के लिए हम कॉन्ड्रो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो जहाँ भी वर्ड कॉन्ड्रो आ जाए इसका मतलब है कार्टिलेज। तो यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट, साइट कहते हैं सेल को, तो आंसर हो गया कॉन्ड्रोसाइट, दैट इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है रेगुलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये सिर्फ लिखता द रेगुलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है, दैट इज कैल्शियम, और कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे बाइंड करता है, ट्रोपोमाइसिन अनवाइंड होता है, बेसिकली उसके अंदर चेंज आता है एंड अल्टीमेटली फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है दैट इज कैल्शियम, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जैसे ही आप गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे हाथ पीछे की तरफ हटेगा, दिस इज ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन। यहाँ पे कॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक और रैपिड एक्शन है तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे लेक्चर्स जो है वो लिए हैं और बैठ के नोट्स बनाए हैं, दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ डायरेक्टली फ्रॉम माई नोट्स। सवाल में कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके दरमियान होता है, तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है, और इस पेयर को आप होमोलोगस पेयर कहते हो। ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो बेसिकली यहाँ पे इन दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान ही एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है।
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके दरमियान हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। नॉन सिस्टर, सिस्टर नहीं हो सकता, नॉन होमोलोगस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर ऑप्शन बी बन जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नेम द बायोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन सेल। ठीक है, कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? अब इंफॉर्मेशन स्टोर की बात की तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा, वो एनर्जी स्टोर, एनर्जी के साथ जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, प्रोटीन भी नहीं हो सकता, लिपिड भी नहीं हो सकता, न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए आरएनए, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए, और उसके अराउंड हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, नॉर्मली प्रोटीन मिल रहा है, तो डीएनए और प्रोटीन। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड मायोफिब्रिल in skeletal muscle that store and distribute calcium ion during muscle functioning। अब ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ था और उन्होंने यही बताया था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे इन्होंने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया और ये पूछा है कि कहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो स्टोर और रिलीज कहाँ से होगा भाई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सेम सवाल है, अगर वो कर लिया तो ये आसान हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कब होती है? जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करती है, जिसे आप कप कपी कहते हो, ताकि बॉडी में हीट जनरेट हो। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी? वॉलंटरी मतलब आप करते हो या बॉडी खुद ब खुद करती है? इट इज़ इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इनवॉलंटरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेम सवाल है ये तो, सेम सवाल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? गुआनिन एंड साइटोसिन पेयर इनहेंस डीएनए स्टेबिलिटी ड्यू टू। अब गुआनिन और साइटोसिन डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्यों? हमें पता है एडेनिन और थायामीन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज डबल हाइड्रोजन, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। तो यहाँ पे लार्जर साइज का कोई ताल्लुक नहीं है, क्लोजर पेयरिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, डबल रिंग स्ट्रक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें से कौन सा न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस? रिसेप्टर से सीएनएस तक जो न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, और सीएनएस से आगे इफेक्टर तक जो लेकर जाएगा दैट इज द मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सेंसरी न्यूरॉन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई लेमार्क इज बीन रिमेंबर्ड टिल टुडे। लेमार्क को आज तक क्यों याद रखा जाता है? दो ही नाम है, लेमार्क और डार्विन। डार्विन जो है वो एवोल्यूशन के लिए बड़ा जाना जाता है और उसकी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेमार्क की जो थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है और लेमार्क ने भी एवोल्यूशन पे ही काम किया था। इसका मतलब ये है कि ड्यू टू हिज रिजेक्टेड बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, नहीं हेरिडिटी थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है, हेरिडिटी थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है, इवोल्यूशन की थ्योरी से ताल्लुक है। तो इवोल्यूशन और एवोल्यूशन। ठीक, अब कहा ही जा रहा है ऑप्शन बी या डी में से कौन सा होगा? ड्यू टू हिज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चलो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने कहा था, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है डीएनए से? तो डीएनए के अंदर आपको यूरासिल नहीं मिलेगा, यूरासिल आपको आरएनए मिलेगा, यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है इफ अ मेल विद हीमोफीलिया मैरी अ नॉन कैरियर फीमेल व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ देयर सन इनहेरिटिंग दिस कंडीशन? तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे और पनेट स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास मेल है वो हीमोफिलिक है, तो हीमोफिलिक मेल है तो हम इसको ऐसे लेंगे, और फीमेल नॉन कैरियर है। कैटेगोरिकली बता दिया, नॉन कैरियर का मतलब है सिंपल एक्स एक्स। अब यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, देन ये हमारे पास आ जाएगा ये,
एंड ये हमारे पास आ जाएगा ये, और ये हमारे पास होगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे एक मेल जो कि हीमोफीलिया वाला है, उसकी शादी हुई है एक नॉन कैरियर फीमेल से, उसके लड़कों में, रिमेंबर दे आर आस्किंग अबाउट द सन्स, क्या चांसेस हैं कि ये कंडीशन इनहेरिट हो जाए। तो नॉर्मली हमें पता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर से ये कंडीशन जाती है मदर के अंदर, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और मदर से फिर जाती है ये सन के अंदर। तो ये जिगजैग पैटर्न होता है, जबकि यहाँ पे मेल से मेल में चांसेस नहीं है जाने के। क्यों? क्योंकि भाई फादर से सन्स में जो बेसिकली क्रोमोसोम जा रहा होता है, दैट इज़ वाई क्रोमोसोम। अगेन यहाँ पे भी हमें पता चल गया दोनों मेल है और ये दोनों हीमोफिलिक नहीं है, देयर इज 0% प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव की बात है, कॉम्पिटिटिव वो होता है जो जाके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करे, नॉन कॉम्पिटिटिव वो होता है जो बेसिकली अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करे, एंड दिस अदर देन एक्टिव साइट इज द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करने वाला क्या होगा आपके पास? नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे पढ़ लो, बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, नहीं, वो कॉम्पिटिटिव होता है, ये नहीं हो सकता। कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये तो कॉम्पिटिटिव की प्रॉपर्टी है, तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट ऑफ एक्शन इज एलोस्टेरिक साइट, यस, दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब वेंट्रिकुलर सिस्टली में कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वेंट्रिकल से ब्लड पीछे एट्रिया में नहीं जा रहा? हमें पता है कि भाई मान के चलो ये हार्ट की एक सिंबॉलिक डायग्राम है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, यहाँ पे एट्रिया। अब इस एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली द एवी वैल्व। यहाँ पे वैल्व मौजूद है जिन्हें आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व कहते हैं। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व है, बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड दोनों होते हैं, ठीक है। हमें पता है आरएटी रैट से राइट एट्रियम ट्राइकस्पेड, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान आपको ट्राइकस्पेड मिलेगा, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आपको बाइकस्पेड मिलेगा। अब होता ये है कि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो अब दोबारा ब्लड बैकफ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो एवी वैल्व है, यानी कि ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड, ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे बैकफ्लो नहीं हो सकता। क्लोजर होता है किसका? ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड वैल्व का। आंसर हो जाता है ऑप्शन। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को तोड़ के एनर्जी जो है वो रिलीज की जा रही होती है? तो सिंपल, दिस इज रेस्पिरेशन। आंसर हो जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं भाई। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी NAD आर प्रोड्यूस्ड when one acetyl coenzyme A is oxidized during Krebs cycle। Krebs cycle में जब एक acetyl coenzyme A टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो कितने NAD प्रोड्यूस होते हैं? तो जब यहाँ पे इन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है एक एसिटाइल कोएंजाइम है, तो जब एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रैब साइकिल के अंदर जाता है तो 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं। एक प्रोड्यूस होता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, एंड देन दूसरा अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, एंड देन फिर आगे एक और स्टेप के अंदर NADH प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो टोटल 3 प्रोड्यूस होता है, तो आंसर यहाँ पे सिंपल 3 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन इज ग्लाइको इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन को अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला दो, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों ये इंटरेस्टिंग सवाल है? क्योंकि इसके ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट मौजूद है। अब नॉर्मली सेरिबेलम इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब ये कि मसल्स की मूवमेंट के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। हिप्पोकैम्पस का काम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना।
इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है? अब यहाँ पे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ना। देखो हिपोकैम्पस का काम तो मेमोरी फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ठीक है, सही है। लेकिन सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का काम मसल्स की कोऑर्डिनेशन करवाना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। क्या सेरिबेलम मेमोरी स्टोर करता है? बिल्कुल करता है। सेरिबेलम के अंदर मोटर जो मेमोरी होती है वो स्टोर हुई हुई होती है। जैसे किस तरीके से आपने बाइक चलानी है, किस तरीके से आपने गिटार प्ले करना है, ये वाली मेमोरी सेरिबेलम में स्टोर होती है। तो सेरिबेलम भी मेमोरी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट पूछा है, तो कॉमन इनमें मेमोरी फॉर्मेशन ही बनता है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है मेल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरेनोजेनाइटल ऑर्गन कहलाता है? यूरेनोजेनाइटल का मतलब है कि यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है और जेनिटली मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। तो यूरोजेनाइटल ऑर्गन की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है दैट इज यूरेथ्रा। यूरेटर नहीं हो सकता, यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल भी नहीं होगा, वास डिफरेंस भी नहीं। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की सबसे कॉमन टाइप भाई, अर्थराइटिस नॉर्मली ओल्ड एज में देखने को मिलता है एंड दैट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स जो आपको मेल टेस्टिस के अंदर मिलता है उनका दूसरा नाम क्या है? तो दे आर द लेडिक सेल्स। ऑप्शन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस मामले में कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। कह रहा बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। नॉर्मली हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना, इसमें कोई एंजाइम जो है वो शामिल नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑप्शंस पढ़ो तो ऑप्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, डिहाइड्रोजनेज। अब अगर आप देखो तो इनमें से कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ना वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए समवॉट इन्वॉल्व होता है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे ये करेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका आंसर मार्क करना चाहोगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज मार्क करोगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ताल्लुक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ नॉट प्रिसाइजली करेक्ट, बट ऑब्वियसली अगर मजबूरी में सेलेक्ट करना पड़े तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर रिक्वायर एंजाइम कॉल्ड। ठीक है, एक फॉस्फेट को अगर आपने एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर करना है तो दैट रिक्वायर एंजाइम जिसे आप ट्रांसफरेज कहोगे। वेरी सिंपल। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएगा, हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस के अंदर रोल प्ले करेगा, लाइगेज भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लिंकेज ऑफ जीन इन डोर्सोफिला। डोर्सोफिला के अंदर जो जीन लिंकेज था वो सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? वो सबसे पहले डिस्कवर किया था मॉर्गन ने। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कह रहा विच फिनोमेना इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ वेरिएशन। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेरिएशन के चांसेस को इंक्रीज करती है, यानी कि जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं, वेरिएशन मौजूद हो सकती है। लिंकेज नहीं हो सकता, एपिस्टेसिस नहीं हो सकता, डोमिनेंस नहीं होगा। आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दैट्स वाई वहाँ पे किसी हद तक वेरिएशन के चांसेस बढ़े होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल किल द एंटीजन देन इट इज कॉल्ड। अगर बी सेल से निकलने वाली एंटीजेंस एंटीबॉडीज एंटीजन को किल कर दे। बेसिकली ये पूछ रहा है कि बी सेल्स जो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है वो एंटीबॉडी जब एंटीजन को मार देती तो इस तरह की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? दैट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल की वजह से आती है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। बी लिम्फोसाइट आर फॉर्म एंड मेच्योर इन। बी लिम्फोसाइट, बी बोन मैरो। सो बेसिकली बी लिम्फोसाइट बनते भी बोन मैरो में और मेच्योर भी बोन मैरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट बनते बोन मैरो में, मेच्योर थाइमस में। आगे चलेंगे। अगला सवाल भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन। HIV कैसे फैलता है? ब्लड के जरिए, सेक्सुअल कांटेक्ट से और मदर टू चाइल्ड।
यही 3 मेजर रीजंस है। तो अगर आप देखो तो अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन नहीं, हैंड शेकिंग से फैलता है नहीं, लिविंग टुगेदर इन द सेम रूम नो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड से फैलता है तो ऑब्वियसली ब्लड वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो सवाल था इसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में जेजुनम इलियम दोनों का काम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जेजुनम है दैट इज एक्चुअली प्लेइंग द प्राइमरी रोल इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। बाकी जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट इलियम में होती है। जेजुनम इसका आंसर स्टैंडर्ड कीज में भी मौजूद था और अकॉर्डिंग टू सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका आंसर जेजुनम हो सकता है। तो हम जेजुनम ही मार्क करके चलेंगे। आगे चलते हैं, कह रहे वाटर कैन सर्कुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट करता है किस वजह से? क्योंकि वाटर के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मौजूद है, दैट इज कोहेजन एंड एडेजन। तो वाटर कोहेजन एंड एडेजन की वजह से नॉर्मली जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सर्कुलेट कर रहा होता है। तो कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो इंटरैक्टिव फोर्स है, और एडेजन वाटर मॉलिक्यूल की पोलर सरफेस से जो इंटरैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ अ डिजीज इज कॉज ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। अगर एक डिजीज हो रहा है एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन मौजूद होने की वजह से, देन डिफेक्टिव जीन कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड टू मेल ऑफस्प्रिंग बाय। अब हमें पता है मेल होता है एक्स वाई, ये वाई कहाँ से आता है? ये वाई फादर से आता है, तो ये एक्स कहाँ से आएगा? ये सीधी बात है, एक्स मदर से आएगा। तो क्योंकि एक्स मदर से आ रहा है और एक्स के ऊपर डिजीज मौजूद है, तो ऑब्वियसली ये डिजीज क्या कहाँ से आएगी? मदर से आएगी। तो मदर से जो है वो डिजीज बच्चे में यानी कि लड़के में आ रही होती है। तो ये कहाँ से आ रही है भाई? फीमेल गैमीट से। आंसर इज प्रिटी स्ट्रेट एंड आंसर इज ऑप्शन ए, फीमेल गैमीट। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कहा जा रहा है कौन सा वायरस ऐसा है, कौन से वायरसेस ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रेबीज वगैरह करवाते हैं? तो ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो एनिमल वायरसेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिलीजेस हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? बहुत आसान से सवाल है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में असल जो है वो कहानी चलती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट भी CHO है और लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिपिड के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कम होती है, ऑक्सीजन कम होता है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो लिपिड इज़ एक्चुअली द बेस्ट आंसर, क्योंकि लिपिड के 1 ग्राम से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, द बेस्ट वे टू अवॉइड एड्स। एड्स से बचने का वाहिद रास्ता क्या है भाई? एड्स से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लो। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना, इसी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में एहतियात बरतना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स आर इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन नहीं होती, मेडिकेशंस भी नहीं है, शॉट्स भी नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू द ग्लोमेरुलस इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। अब हमें पता है दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस के अराउंड ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है दिस इज द वुमेन्स कैप्सूल। अब इस ग्लोमेरुलस से नॉर्मली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तो ट्रांसमिट हो जाती हैं, वो तो आगे बढ़ जाती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये चला जाता है। लेकिन क्या नहीं जाता? जितने आपके RBCs हैं वो यहाँ से नॉर्मली जो है वो निकल के नहीं जा रहे होते, प्लेटिलेट्स नहीं जा रहे होते, बड़े प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जा रहे होते। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तो नहीं हो सकता, प्लेटिलेट भी नहीं जाता, RBC तो बिल्कुल भी नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो नॉर्मली ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में जाता है और PCT से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे चलेंगे, अपेंडिक्स इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन। अब हमें पता है लार्ज इंटेस्टीन में ये होता है सीकम, और सीकम के बिल्कुल इस तरीके से मौजूद होता है अपेंडिक्स। तो सीकम के साथ जो है वो अपेंडिक्स अटैच होता है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, सीकम। आगे चलेंगे, अगले सवाल में कहा जा रहा है विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर आर्टरीज। आर्टरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, आर्टरीज के अंदर आपको ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर अच्छे खासे मसल्स नज़र आएंगे, मसल फाइबर्स नज़र आएंगे। तो ट्यूनिका मीडिया में आपको मसल्स नज़र आएंगी, तो मस्कुलर तो होता है, मस्कुलर, और यहाँ पे उसके अलावा कहीं भी मौजूद नहीं है।
तो यहाँ की जो वॉल होती है वो थिक होती है और मस्कुलर होती है, जबकि वेन्स के अंदर उल्टा होता है। वेन्स के अंदर वॉल जो है वो थिन होती है और ल्यूमेन बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर मस्कुलर वॉल्स नहीं होती। आंसर इज ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है अ फूड सैंपल कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बाउंडेड टुगेदर। एक फूड सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ा हुआ है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या बताती है, अमाइनो एसिड किससे मिलके बनते हैं। बट अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन मौजूद है। आसान सवाल था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूजफुल इन कैंसर डायग्नोसिस बाय। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर डायग्नोसिस में इस्तेमाल की जाती है, क्यों, कैसे। कैंसर के अंदर बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है एंड दे आर कॉल्ड द ट्यूमर मार्कर्स। इन ट्यूमर मार्कर्स को देख कर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये बता देती है कि भाई आया कैंसर है या नहीं है। तो बेसिकली ये क्या डिटेक्ट करती है, स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर डिटेक्ट करती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, डिटेक्टिंग स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इन द सैंपल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये फूड को भी पास करेगा और एयर को भी पास करेगा, सो इट्स अ कॉमन पैसेज। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है द मेन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर का मेन कॉज क्या हो सकता है। लेस स्वेटिंग नहीं, स्वेटिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। हाइपोथर्मिया से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ज़्यादा पानी पीने से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। एक चीज़ होती है हिपैटोरीनल सिंड्रोम। हिपैटोरीनल सिंड्रोम, अगर लिवर फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से किडनी यानी कि रीनल सिस्टम के ऊपर भी असर पड़ता है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज लिवर फेलियर। आगे चलेंगे। ड्यूरिंग डायस्ली द हार्ट चेम्बर, डायस्टोल के अंदर या डायस्ली के अंदर होता क्या है। डायस्ली इज बेसिकली द रिलैक्सिंग फेज। तो रिलैक्सिंग फेज के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड भर रहा होगा, तो यहाँ पे फिलिंग होगी ब्लड की। कॉन्ट्रैक्ट तो सिस्टली के अंदर होता है, इजेक्ट ब्लड इनटू आर्टरीज ये भी सिस्टली के अंदर होता है, रिमेन क्लोज भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रिलैक्स करता है और ब्लड को फिल करता है। सिंपल। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहे हैं किडनी परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एडीएच। एडीएच की वजह से किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी रोल करती है। विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। अब एडीएच क्या करता है, एडीएच किडनी से वाटर को रिएब्जॉर्ब करता है और ब्लड में डालता है। तो यूरिन तो कम प्रोड्यूस होगा, डिक्रीज यूरिन ये नहीं हो सकता। अब जो यूरिन होगा वो हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक। अब जब यूरिन में से आपने पानी निकाल दिया तो जाहिर सी बात है पीछे जो यूरिन बचा वो हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक हो गया। तो हाइपरटोनिक विद डिक्रीज वॉल्यूम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है एक बंदा है जिसके लिम्फ नोड स्वेल कर गए थ्रोट इन्फेक्शन के बाद। ये क्या बताता है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, अब बॉडी उस थ्रोट इन्फेक्शन से लड़ रही। थ्रोट इन्फेक्शन से लड़ने की वजह से लिम्फ नोड स्वेल कर गए। तो दिस इज बेसिकली द इम्यून रिस्पॉन्स, इट्स एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर में ये नहीं होता, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक होता है तो इस वजह से भी ये नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे अगले सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या चीज़ ठीक है। भाई कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है और एड्रीनल बोल रहा हूँ बेसिकली सेरेब्रल मेड्यूला जो है वो अंदर वाला हिस्सा होता है। तो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर हिस्सा एंड इट इज़ द ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। सेरेब्रल मेडुला इज इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, नहीं ग्रे मैटर अंदर नहीं होता, ग्रे मैटर बाहर होता है। इसी तरीके से सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इनर, नहीं इनर नहीं है। सेरेब्रल मेडुला इज आउटर, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले सवाल में कह रहा है माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर आप एक प्लांट सेल को देखोगे तो वो रिजिड नजर आएगा, अनलाइक फ्लेक्सिबल एनिमल सेल। विच स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब जो प्लांट सेल है वो रिजिड क्यों है, उसकी एक मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि प्लांट सेल में एक आउटर बाउंड्री मिलती है जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल मौजूद है इस वजह से ये जो हमारे पास प्लांट सेल है वो रिजिड है। तो
आंसर सेल वॉल होता है। वैक्यूल का ताल्लुक रिजिडिटी से नहीं है, बेसिकली वैक्यूल बहुत सारी और चीज़ें कह रहा होता है। आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर बनता है दैट इज द ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ बेंडिंग ऑफ द एल्बो एंड हैज अ साइनोवियल एक्टिविटी कैविटी, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा ज्वाइंट, कौन सा टाइप ऑफ ज्वाइंट एल्बो को बेंड करता है, तो दिस इज द हिंज ज्वाइंट, क्योंकि ये दो डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रहे हैं। इट्स अ हिंज ज्वाइंट। कार्टिलेजिस नहीं, फाइब्रस नहीं है, प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कहा जा रहा है एक राउंड सीडेड प्लांट है, उसको आपने सेल्फ फर्टिलाइज किया और तमाम ऑफस्प्रिंग राउंड सीडेड है। इसका मतलब क्या है भाई? एक होता है ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कि जब भी आप एक स्पेसिफिक प्लांट को क्रॉस करोगे, सेल्फ फर्टिलाइज करोगे, तो हमेशा उसी जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। दिस इज ट्रू ब्रीडिंग। तो जितने भी पेरेंट थे वो क्या है? ट्रू ब्रीड है। और जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो भी ट्रू ब्रीड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट सपोज मान के चलते हैं हम इसको क्रॉस करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑर्गेनिज्म भी क्या आता, राउंड सीडेड आता। लेकिन ये जो राउंड सीडेड आता, ये ऑर्गेनिज्म ट्रू ब्रीड नहीं होता, क्योंकि जब इसके ऑफस्प्रिंग होंगे जाहिर सी बात है उसमें राउंड और रिंकल दोनों मिलेंगे। लेकिन आपने जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, तो अब जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो तो कैपिटल आर वाले ही होंगे, तो हमेशा वो क्या रहेंगे? ट्रू ब्रीड रहेंगे। तो बोथ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग मस्ट बी ट्रू ब्रीड। आंसर इज ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप दैट लैक न्यूक्लियस। एक सेल देखा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं। बहुत आसान है। पहली बात, ये एक सेल है तो यूनिसेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर तो नहीं हो सकता। अब ये प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट इज बेसिकली जिसके अंदर आपको जो न्यूक्लियस होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आता, तो इट्स अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। आंसर इज ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी आसान है। इन बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड बाय द क्लोनिंग ऑफ। वैक्सीन कैसे बनाते हो बेटा? वैक्सीन के अंदर जो है वो बेसिक कहानी ये होती है कि जो एंटीजन है पैथोजन का, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वो मेरी बॉडी में आता है, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन करता है, फिर मेरी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है। अगर मैं बॉडी को बाहर से वैक्सीन के जरिए वो एंटीजन दे दूँ तो अल्टीमेटली मेरी बॉडी वही काम करेगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जीन फॉर एंटीजन ऑफ पैथोजन दे देता हूँ बॉडी को, जिसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली जो है वो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीन में हम यही सारी चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। एवी वाल्व कब बंद होता है भाई? डायस्ली में तो एवी वाल्व खुला होगा ताकि ब्लड फेल हो जाए, बट जब सिस्ली होगी तो वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में दोबारा ना चला जाए तो तब बंद होगा। और ये कब होता है? वेंट्रिकुलर सिस्ली के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है अगर आप कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करवा दो स्मॉल आर स्मॉल वाई से, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस टू दिस? कैपिटल आर कैपिटल वाई का रेशियो क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्या होगा? अब देखो इस सवाल में क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस वाली कुछ सिचुएशन बन रही है, तो बच्चा फौरन देखते ही आंसर 9:3:3:1 लगा है, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा है इसका इसके साथ। अब इस सवाल को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप डायहाइब्रिड क्रॉस बना लो, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओ। अब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे लगेगा? आप इस क्रॉस को दो हिस्सों में तोड़ दो, यानी कि कैपिटल स्मॉल आर को एक हिस्से में तोड़ दो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को एक हिस्से में तोड़ दो, यानी कि इसको एक क्रॉस बना दो और इसको दूसरा क्रॉस बना दो। जब आप इस क्रॉस को करोगे, यहाँ पे F2 जनरेशन में पूछा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको तमाम ऑर्गेनिज्म कैपिटल आर स्मॉल आर वाले मिलेंगे। अब जब आप इसका F2 निकालोगे, F2 कैसे निकालते हैं भाई? F2 निकालने के लिए आप F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करोगे। अब जब आप F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हम 1/2 ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर,
यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी कि कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी है 1/4 और स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो ये स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगर आपने कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने क्या किया, ये क्रॉस किया, इसके अंदर कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी और स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने निकालनी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो आपने 1/4 इंटू 1/4 कर दिया, यानी कि कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 और कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरीके से स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/4। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रेशो क्या आएगा, 1:1 का रेशो आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज 1:1। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था लेकिन बहुत आसान सवाल था। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, नेम द आइडिया ऑफ डार्विन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस दोस इंडिविजुअल विच प्रोजेस बेनिफिशियल ट्रेट। डार्विन का जो आइडिया था, और वो डार्विन का आइडिया ये कहता था कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा अच्छे हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नॉट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, एटलीस्ट हाउ मेनी सैकराइड मस्ट बी प्रेजेंट इन पॉलीसैकराइड। भाई ओलिगोसैकराइड के अंदर 2 से 10 मोनोसैकराइड की यूनिट होते हैं, तो एटलीस्ट 10 से ज़्यादा होने चाहिए पॉलीसैकराइड के अंदर। एटलीस्ट कितने होंगे, 11 हो सकते हैं, तो 11 वुड बी द राइट आंसर। सिंपल। आगे चलेंगे। अगला सवाल भी काफ़ी आसान है। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के नी के नीचे टैप किया जिसकी वजह से लैग आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, यही पूछा जा रहा है कि क्या बताता है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन और एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यूट्रस का कौन सा पार्ट डिजेनरेट करेगा। तो यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, सबसे अंदर एंडोमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम, देन पेरीमीट्रियम। ये एंडोमीट्रियम जो है वो ग्रो करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ऑब्वियसली यही एंडोमीट्रियम जो है वो शेड ऑफ हो जाए। ये एंडोमीट्रियम क्या होगी, शेड ऑफ होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आके हमने तमाम क्वेश्चंस को डिटेल्ड मैनर के अंदर देखा, और यहाँ पे आके हमारा IBA MD CAT 2025 का पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।